जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हाजी अब्दुल खालिक मुगल बॉक्सर इस वक्त शहजाद लॉ एसोसिएट में मौजूद हूँ। अपने चेयरमैन चौधरी मोहम्मद शहजाद साहब की हदायत के मुताबिक आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कानून। और इस वक्त हमारे पास माहिर कानून जनाब शाहिद शबीर साहब, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट, और अली रज़ा खालिक हमारे साथ मौजूद हैं। और आज हम अपनी आवाम को, अपनी पब्लिक को ये बताएंगे कि मुस्तगीस कैसे बना जाता है। एफआईआर अगर उनके साथ कोई इंसिडेंट होता है तो एफआईआर को कैसे दर्ज किया जाता है। इस वक्त ईशा खान मेरे साथ मौजूद हैं जो कि हमारे जो कानून माहिर हैं उनके साथ जो है वो ये सवाल करेंगी। बहुत शुक्रिया अब्दुल खालिक साहब आपका, आपने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। तो आज हमारा जो टॉपिक है, हम लोग लॉ एसोसिएशन में मौजूद हैं और आज का हमारा सवाल होगा एफआईआर। तो सर सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँ, एफआईआर से क्या मुराद है, ठीक है, और इसके क्या कॉन्सिक्वेशंस हो सकते हैं और ये इसकी क्या हकीकत होती है, इसके ऊपर ज़रा आप रोशनी डालिएगा। सबसे पहले एफआईआर मुखाफिफ है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का। ये किसी भी जुर्म के बारे में वो इब्तदाई पहली इतला होती है जो आप पुलिस स्टेशन में भेजते हैं। ठीक हो गया। और उसका वहाँ इंदराज होता है। इसका मकसद कानून को हरकत में लाना होता है। ये सेक्शन 154 के तहत दर्ज करवाई जाती है। और सर सेक्शन 154 क्या है? हमारे जो ऑडियंस है वो अभी इस चीज से ना अहल है। सेक्शन 154 है ज़ाब्ता फौजदारी का, राइट। और वो पाबंद करता है एसएचओ को कि अगर कोई शख्स ये इतला दे कि कोई जुर्म काबिले दस्तंदाजी पुलिस सजद हुआ है, तो वो थाने में मौजूद एक रजिस्टर है जिसे एफआईआर रजिस्टर कहते हैं, उसमें उसका इंदराज करे और कानून के मुताबिक जो ज़रूरी कार्रवाई है वो करे। ठीक हो गया जी। तो सर इसकी कानूनी हैसियत क्या है? जैसा कि ये पहली इतला है तो ये कानून को हरकत में लाती है। ठीक हो गया। तो हर केस के मुताबिक जो भी ज़रूरी कार्रवाई है वो उसके मुताबिक पुलिस के जरिए अमल में लाई जा सकती है। जैसे मुलजिम की गिरफ्तारी और उसके साथ ही जो उस केस के मखसूस हकायक हैं, वाक़यात हैं, उनकी तफ्तीश। सर मैं आपको यहाँ पे एक और बात करना चाहूँगी कि अगर हम थाने में अपनी एफआईआर कटवाने जाते हैं तो अभी उसके ऊपर उसको फ़ौरन ही एफआईआर का नाम नहीं दिया जाता। उसको पहले एक रिटन पेपर पर राइट किया जाता है, मुहर्रिर के पास जाती है, फिर वो प्रोसीजर से होकर गुजरती है। तो अगर हम डायरेक्ट एफआईआर क्यों नहीं कटवाई जाती हमारे कानून में? जी, जो मौजूदा तरीक़ेकार है उसके लिए हर थाने में एक फ्रंट डेस्क का एहतमाम किया गया। राइट सर। जो आईटी रिलेटेड है। कोई भी मुतासरा शख्स वहाँ जाता है, ये थाने का हिस्सा होते हुए भी उससे अलग मुतसव्वल भी होता है फ्रंट डेस्क, क्योंकि इसको एक डेफिनेट असाइनमेंट है कि इसने एक कंप्लेंट जो है वो रिसीव करनी है और उसको उसका कंप्यूटर में इंदराज करना है, उसको डायरी नंबर जो भी सीक्वेंस में है वो अलॉट करना है, और उसके बाद फिर वो अपने एसएचओ या फिर जो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन सेल का इंचार्ज है वो उसके पास जाता है। तो अली साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर ये एफआईआर दर्ज करने से पहले जो पुलिस अफसरान का तफ्तीश करना ज़रूरी है? जी, इस पे मैं आपको बताता चलूँ कि पुलिस जो है वो एफआईआर दर्ज करने से पहले वो तफ्तीश नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबसे पहले पुलिस एफआईआर दर्ज करने से पहले तफ्तीश ही करती है। तफ्तीश उसमें ये की जा सकती है कि आप किसी भी जुर्म से पहले आप उसके कुछ हकाइक जो हैं वो जान सकते हैं। हकाइक जानने के बाद आप एफआईआर को जो है वो
अपने पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा सकते हैं। तो अब्दुल खालिक साहब, मैं आपसे एक सवाल यहीं पे करूँगी। हमारे जो सीनियर कानूनदान ने एक बात की है कि तफ्तीश नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसे हमारे माशरे में ऐसे मौजूद सरजद होते हैं, जैसे हरासमेंट का केस हो गया, ज़्यादती का केस हो गया, तो हमारे यहाँ पे तो तफ्तीशी का ऐसा रवैया होता है कि वो पता नहीं क्या कर देते, वो सामने वाला भी डर जाता है देख के। देखें जी, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि कोई भी एफआईआर दर्ज करने के लिए, जैसे कि हमारे सीनियर कौंसल ने बताया है कि उसके लिए एक एप्लीकेशन फ्रंट डेस्क पे जो है वो सबमिट करनी पड़ती है। उसमें अपनी तमाम जो है वो वाक़यात और हालात बयान करने पड़ते हैं, जो सर्कमस्टांस होते हैं उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है। उसके बाद उस एफआईआर वो एप्लीकेशन जो होती है वो प्रॉपर एक आईओ को, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, उसको मार्क की जाती है और उसके मार्क करने के बाद जिसको हम इल्ज़ाम अलैह बोलते हैं, जिसको हम रिस्पॉन्डिंग बोलते हैं, रिस्पॉन्डेंट जो होता है, उसको बाकायदा तौर पे वो जो आईओ होता है वो जुर्म की नवीयत को देखते हुए कि उसने अपनी दरख्वास्त में जो है वो क्या जुर्म लिखा है, वो उसको हुक्मनामा तलबी भेजते हैं। ठीक हो गया। और उस हुक्मनामा तलबी के ऊपर जो है वो उनको बुलाया जाता है और दोनों पार्टियों को जो है वो आपस में बिठा के उनसे हकायक को जानने की कोशिश की जाती है, ताकि आया ये जो एप्लीकेशन दी गई है फ्रंट डेस्क के ऊपर, क्या ये हकायक के ऊपर मबनी भी है, क्या ये जो सरकमस्टांस बताया गया जा रहा है, जो हालात व वाक़यात बताए जा रहे हैं, क्या ये सच्चे हैं कि यहाँ के कहीं झूठ का सहारा लिया जा रहा है। इस पे जो उस पे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपने एक्सपीरियंस को जो है वो शेयर करते हुए वो उसमें जो है वो गवाहान को भी तलब किया जाता है। और इस तरह फिर जो वो सारे मामलात होते हैं, क्योंकि जो इस वक्त हमारे पाकिस्तान का कानून जो चल रहा है, जैसे कि अपना माहिर कानून हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, और इसमें मैं ये समझता हूँ कि उनकी राय लेना ज़रूरी है ताकि वो बेहतर जो है वो हमें इसको बेहतर अंदाज से बता सकें, ताकि हमारे देखने वाले जो व्यूअर हैं, जो बिल्कुल नाख्वांदा हैं, जो कि तालीम याफ्ता नहीं है या उनका कोई ऐसा सोर्स नहीं है, उनके पास कोई ऐसा पढ़ा लिखा बंदा नहीं है, तो वो हमारे इस प्रोग्राम की वसातत के हवाले से जो है वो इस इल्म को जान सकें, ताकि अगर कल को किसी मोड़ पर, किसी जगह पर जो है उनके साथ अगर ऐसा कोई इंसिडेंट, ऐसा वाक़या हो जाता है, तो वो उसको अच्छे तरीके से अपने राइट को जो है वो अपना जो है वो जो डिज़र्व करते हैं उसको पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल हाजी साहब, आप बिल्कुल राइट करें। तो अब हम इसकी तरफ शाहिद साहब की तरफ जाएंगे। शाहिद साहब, मेरा आपसे एक सवाल ये होगा कि जो शाहिद साहब ने और अली रज़ा ने बयान किया, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको हाईलाइट कर दिया कि जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ जो है वो इंदराज करवा सकता है अपनी, वो तो मजिस्ट्रेट के पास जाके वो जो है अंदराज करवा सकते हैं। और बाकी जो डिपेंडेंट होता है उसकी अपनी इस केस में कोई भी केस हो, चाहे वो मिसडिमीनर हो, उसके भी हकूक होते हैं। और जब एफआईआर लिखवाई जाती है उसमें, जैसे शाहिद साहब ने कहा कि उसमें हर चीज सच्ची होनी चाहिए और सच पे होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बोला जाता है ना तो उस झूठ को छुपाने के लिए कई और झूठ बोलने पड़ते हैं। वो झूठ जो होता है वो झूठ ही होता है, उसको नहीं किया जा सकता, वो आज नहीं तो कल सामने आ जाएगा। ऐसे ही सर, अपनी एफआईआर को कमजोर करना है, कमजोर करवाना है, तो फिर झूठ जो उससे वो कमजोर हो जाती है, आगे जाए वो प्रूफ नहीं हो सकता। प्रूफ ना होगा तो वो केस जो है उसको डिसमिस कर दिया जाएगा, क्योंकि उसकी कोई वक़्त नहीं रहती। इसलिए अपनी गवाहों को ऐसे ही नथू फतू करके ये नहीं कह देना कि ये गवाह हैं। जो हकीकत में गवाह होता है उसको, गवाह को जो है वो हर चीज का पता होना चाहिए कि भाई उसने वो एक क्राइम को कमिट करते हुए अपनी आंखों से देखा है और वो
उसने जिस तरीके से देखा है वो भी उसी तरह बयान कर रहा है जिस तरीके से एक प्लेंटिफ अपनी जो है कंप्लेंट को दर्ज करवा रहा है। ये नहीं कि वो कुछ कह रहा है वो कुछ कह रहा है, हर चीज को हकीकत को जो है ना वो मिलाने के लिए पुलिस बैठी हुई है। वो पुलिस जो है उसका अपना किरदार है, उन्होंने दोनों पार्टीज को जो है वो उनका किसी की तरफ झुकाव नहीं होता, उन्होंने हर एक की बात सुन के उसको जो है अपना लिखना होता है और अमल दरामद उसके ऊपर होता है, क्योंकि वो तो फाउंडेशन होती है हर चीज की। लेकिन इंसान जो है, हम लोग गुस्से में आके जैसे कहा कि एक अपने आप को चेक कर लेना चाहिए कि हमें कोई एंगर मैनेजमेंट का कोई प्रॉब्लम तो नहीं, उसको मैनेज करना चाहिए, अपनी एंगर को मैनेज करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें ये प्रॉब्लम है तो हमने वहाँ जो है जज्बाती हो कि कई चीजें ऐसी भी बोल देनी है जो कि राइट सर, आपने आपने बिल्कुल सही। जो मैं प्रोग्राम की तरफ वापस लेके चलूं तो इस वक्त हमारे पास माहिर कानूनदान शायद शबीर साहब मौजूद हैं, जो कि हमें कम्प्लीटली जो है वो मुकम्मल तौर पे हमें इस चीज़ की आगाही देंगे कि एफआईआर जब दर्ज होती है तो इसके काफ़ी इसके जो है वो लवाजमात होते हैं, जिसमें प्रोहाइब्टरी केसेस होते हैं, नॉन प्रोहाइब्टरी केसेस होते हैं। उसमें जुर्म की नवीयत देखी जाती है कि अब एक जुर्म जो है वो लड़ाई झगड़े वाला है, उसकी आगे 337 की उसकी एक कम्प्लीटली डेफिनेशंस हैं कि उसको अगर हेड इंजरी है तो उसकी क्या है, इस तरह। तो मेरे ख्याल से बेहतर ये है कि हम माशाल्लाह जो हमारे लिए खुशकिस्मती है कि आज शहजाद लॉ एसोसिएट के दरमियान जो है वो अपने चेयरमैन चौधरी मोहम्मद शहजाद साहब के हदायत पर जो है वो इतने सीनियर कौंसल हमारे पास मौजूद हैं, और मैं ये समझता हूँ कि उनकी जो मुफीद और बेहतर राय है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। तो शाहिद साहब, मेरा आपसे ये सवाल होगा कि एफआईआर जो का अंदराज जो होता है उसके क्या म्यारात होते हैं? देखिए, एफआईआर एज अ डॉक्यूमेंट क्या पर्पस सर्व करता है, उससे क्या मकसद हासिल होता है। पहला मकसद तो यही है कि उसकी इतला जो मुतल्लिका एजेंसी है कानून नाफिज करने वाली उस तक पहुंचती है, और फिर उसके बाद वो उस जुर्म के सिलसिले में अपनी तफ्तीश का आगाज़ करती है, सच्चाई या झूठ का फैसला करती है, गवाहों के बयानात और दूसरी एविडेंस कलेक्ट करके। राइट सर। और फिर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में अल्टीमेटली सबमिट करती है कि ये एफआईआर जो है वो हक़ाइक़ पे मबनी थी या नहीं थी, कोई शख्स मासूम है या गुनाहगार है। पहला मकसद इसका ये। दूसरी बात यह है कि जैसे पहले सवाल दो आपने किए, वो आपस में इंटरकनेक्टेड थे। ऐसे ही है कि क्या वो तफ्तीश कर सकती है, और बाज़ औक़ात जो आपने हरासमेंट वगैरह के केसेस में कहा कि उसमें वो हेजिटेट करते हैं और वो फौरी तौर पे मुकदमे का इंतराज नहीं करते। आपने एक मिसाल दी, ऐसी बेशुमार मिसालें बहुत जहाँ वो इनकार करते हैं। पाकिस्तान में तो वैसे बहुत चल रही है। इनकार से पहले मैं बताऊं कि शराइत क्या हैं एफआईआर दर्ज करने की। बिल्कुल, दो अहम सवाल। बिल्कुल सर। जुर्म का होना, दूसरा काबिले दस्तंदाजी पुलिस होना। अब काबिले दस्तंदाजी पुलिस कौन सा जुर्म होता है? जुर्म तो कोई भी ऐसा फेल, अमल या ओमिशन होती है जिसे कानून काबिले सजा करार दे दे, डिक्लेयर करे कि ये फेल जो है ये एक जुर्म है। अब काबिले दस्तंदाजी पुलिस वो होता है जिसमें पुलिस बगैर वारंट के मुल्ज़म को गिरफ्तार कर सकती है। राइट। ये दो मेन कैटेगरीज है। ठीक हो गया जी। और इसकी पूरी तफसील जो है ज़ाब्ता फौजदारी के शेड्यूल में दी गई है कि कौन सा जुर्म हम कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल, काबिले दस्तंदाजी पुलिस या नाकाबिले दस्तंदाजी पुलिस, उसकी पूरी तफसील दी गई है उसमें। अब जहां पे तो ये हुआ है सजा, जुर्म ऐसा जो काबिले दस्तंदाजी पुलिस है, तो वहां पे इनकार जो है वो अपने जो फराइज मनसबी हैं उससे तजावुज़ है, उसकी खिलाफ वर्जी है। ठीक हो गया। उसके खिलाफ
जाहिर है वो पुलिस रूल्स हैं, वो अपनी डिसिप्लिन का और अपनी सर्विस रूल्स का पाबंद है। वो डिसिप्लिनरी एक्शन क्या होगा वो देखा जाएगा। जैसे हरासमेंट के केस की आपने मिसाल दी, तो कल्चरली भी, लीगली नहीं, कल्चरली भी लोग, इवन एजेंसीज के लोग, एसएचओज, पुलिस वाले, वो भी हेजिटेट करते हैं इसमें, और वो उससे पहले हकायक जानने की कोशिश करते हैं, जिसकी, जैसा अली रज़ा साहब ने अभी फरमाया, कानून उसकी इजाज़त नहीं देता। इंदराज से पहले हकायक के सच्चे या झूठे होने के बारे में तहकीक करना ये पुलिस के दायरे इख्तियार में नहीं है। जब वो मुकदमा दर्ज कर चुके उसके बाद तफ्तीश का आगाज होता है। राइट सर। अब इस सिलसिले में एक सिचुएशन बड़ी अहम हो सकती है कि बाज़ केसेस में मुद्दई खुद पुलिस होती है। एक ऐसा वाकया कि जो थाने की हदूद में हुआ है और उसी थाने के लोग जो हैं वो उसके गवाह भी उनके सामने हुआ है, तो बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि उनके सामने वाकयात हो रहे हैं, तो शहादत इकट्ठी करने का अमल तो उनके सामने शुरू हो गया, जुर्म भी उनके सामने सरजद हुआ। राइट। लेकिन ये हकीकत में ऐसा नहीं है। पुलिस उस केस में वो लोग जो गवाह हैं उसके, वो सिर्फ उनकी हैसियत गवाहान की ही रहेगी। राइट। तफ्तीश का रोल वो अदा नहीं कर सकते, ये किरदार किसी और को अदा करना होगा। ठीक होगा। ठीक हो गया। अगर ये इस्तगासा पुलिस की जानिब से ही होगा, जैसा कि आमतौर पे पुलिस एनकाउंटर्स के केसेस में भी होता है, तो जो लोग एनकाउंटर में इन्वॉल्व होते हैं वो विटनेसेस होते हैं, गवाहान होते हैं उस वक़ूए के, वो तफ्तीशी नहीं हो सकते। तफ्तीश का अमल बहरहाल किसी दूसरे शख्स ने अदा करना। ऐसे ही। तो सर मेरा आपका यहाँ पे एक सवाल होगा, जैसे कि अभी हम हरासमेंट केस की आपने जिक्र किया हमारे से, तो सर बहुत सारी लड़कियां पाकिस्तान में ऐसी हैं जो हरासमेंट की एफआईआर दर्ज करवाती हैं, और बहुत सारी ऐसी हैं जो उनको काफिर किरदार तक पहुंचाना चाहती हैं, लेकिन अदालत जाते ही वो रिहा होकर बाहर आ जाते हैं। क्यों? अदालत से रिहाई का मतलब एक तो वाज़ेह है, और शवाहिद भी मौजूद हो उनके पास, हर चीज मौजूद हो, लेकिन जज की तरफ से उसको रिहा कर दिया जाए। ये एक मफरूजा है कि शहादत मौजूद है उनके पास, जो जुर्म साबित कर रही है, उसके बावजूद अदालत ने छोड़ दिया। तो ये तो सीधा सीधा हर्फ है अदालत पे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि शहादत की मौजूदगी में कोई एरर ऑफ जजमेंट आ जाए कोर्ट की तरफ से, तो उसके खिलाफ आपके पास अपील की है। राइट। अपील की दादरसी मौजूद है, बिल्कुल आप अपील करें, अपील में भी वो कन्विक्ट हो सकते हैं। जी जी। ये तो एक सूरत है कि आप दादरसी दूसरी बड़ी अदालतों से ले सकते रजू करके ले। दूसरी एक अहम बात कि जब भी लफ्ज यहाँ हरासमेंट आता है ना, तो एक फेमिनिस्ट सेंटिमेंट भी उसके साथ आ जाता है। ऐसे है। ठीक है। क्या ये जस्टिफाइड है? ये मतलब इससे जवाज है इसका, बजाय खुद कि हम हरासमेंट का लफ्ज सुनते ही खातून के हक में हो जाएं। हालांकि उस केस की विक्टिम एक मर्द भी हो सकता है। ऐसे ही है। बहुत से झूठे केस हमारी नजरों से गुजरते हैं जहां एक खातून सिर्फ सिंफ नाज़िक होने का फायदा उठाते हुए एक मर्द को विक्टिमाइज करती है। राइट। अब देखिए, आपने एक इल्जाम लगाया, आपके पास उसकी शहादत भी तो होनी चाहिए। ऐसे ही है। एक खातून, एक आम खातून भी, पढ़ी लिखी हो या नाखानदा हो, इतनी समझदारी तो होनी चाहिए, इतनी होती है, इतना शऊर होता है इंसान में, आम इंसान में, कि मैं एक इल्जाम लगा रहा हूं, मैंने इसे साबित कैसे करना है। तो अगर उसके पास सबूत नहीं है तो मेरा ख्याल है उसे गुरेज करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। शाहिद शबीर साहब, मेरा आपसे यहाँ पर एक सवाल होगा कि एफआईआर का इंदराज कौन लोग करवा सकते हैं और उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? देखिए जी, एफआईआर अमूमी तौर पर कोई भी ऐसा शख्स जो किसी जुर्म के वकूअ पजीर होने से बाखबर हो करवा सकता है। ये है एक जनरल रूल। ठीक हो गया। राइट। लेकिन बाज़ औक़ात कानून
खुद ही नामजद करता है कुछ लोगों को कि मखसूस केसेस में वही शख्स FIR करवा सकता है। तो सर वो मखसूस केसेस कौन से हैं? जी, जैसे किसी अदालत में एक केस चल रहा है, बिल्कुल, और उसकी कार्रवाई के दौरान किसी एक फरीक ने एक जाली दस्तावेज तैयार करके कोर्ट में दाखिल किए। ठीक हो गया। अब जाहिर है वो उसने अपने दिफा में या अपने बेनिफिट के लिए दी है, और कोई दूसरा फरीक जो है वो उससे मुतासिर हो रहा है। हाँ, बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि वो दूसरा फरीक जो है वो मुकदमा दर्ज करवा सकता है, क्योंकि नीयत उसे मुतासिर करने की है। लेकिन चूंकि ये कोर्ट की कार्रवाई के दरमियान ये जालसाजी हुई है और कोर्ट में वो दस्तावेज जो है वो दाखिल कर दी गई है, तो कानून कोर्ट को ये इख्तियार देता है कि वो फैसला करे कि इसमें FIR होनी चाहिए कि नहीं। यानी वो ये पहले तय करेगी कि ये जालसाजी हुई है, उसके बाद वो फौजदारी कानून को हरकत में लाएगी। अब यहीं पे अगर फर्ज करें कि कोई दस्तावेज जो है वो कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही किसी ने तैयार की हुई है, तो तब कानून जिसके वो खिलाफ इस्तेमाल होनी होती है या हुई है उसको भी इख्तियार देता है। मुतासर शख्स को हमेशा इख्तियार देता है आमतौर पे कि वो FIR करवा सके। तो मुल्जिम से भी पूछा जाता है इस हवाले से? मुल्जिम से तो जरूर पूछा जाएगा। जब FIR होगी तो तफ्तीश का आगाज तो उसी से होगा। ठीक है, आमतौर पर उसी से होगा। अगर दूसरे गवाह पहले नहीं आते तो मुल्जिम तो होगा, क्योंकि प्रोसिक्यूट तो अपने उसी करना है। जुर्म उसने किया है, सजा उसे मिलनी चाहिए, तो वो तो रेलिवेंट है। ऐसे ही है। तो शाहिद साहब, इसमें कितनी हकीकत होती है कि हम इस चीज़ को आगे परसू करते हैं, FIR को दर्ज करवाने में हमें इतनी जद्दोजहद क्यों करने पड़ते हैं, हालांकि हम विक्टिम होते हैं? अच्छा, ये सवाल जो है ना बुनियादी तौर पे कल्चर का है, लॉ का नहीं। लॉ का नहीं है, हमें सिर्फ इसको जद्दोजहद करनी पड़ती है FIR दर्ज करवाने के लिए। हमारा सिस्टम है ना, जैसे हम करते हैं। ठीक है, हम अभी तक मेंटली कॉलोनाइज्ड है, स्टक है, राइट। ठीक है, और अब अंग्रेज नहीं, अब कुछ और कुव्वतें हैं देखी अनदेखी जो हमारे जहनों पे हुक्मरानी करती हैं। ठीक है, और उन्हीं के तहत हम फैसले करते हैं। ऐसे हो गया। देखिए, कानून जो है, कानून अगर आप समझते हैं कि बुरा है तो आपके पास इख्तियार है कानून बदल दें, उसे बेहतर कर दें। लेकिन ये कानून मौजूद है तो आप उसके पाबंद हैं, आपने उस पर अमल दरामद करना। अब SHO जानता है कि एक जुर्म सजद हुआ है, काबिल दस्तंदाजी है, पुलिस है, उसके पास बज़ाहिर कोई वजह नहीं है इनकार करने। अब जब वो इनकार करता है तो उसके मोटिव्स कुछ और हो सकते हैं। तो कैसे SHO को उसकी पोस्ट से हटाया जाएगा? वो डिसिप्लिनरी एक्शन एक अपनी जगह, उसके खिलाफ वो प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। लेकिन अगेन जहां पे भी कल्चर आता है कि कितने लोग हिम्मत करते हैं कि वो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराएं। उनकी तो अपनी पहले में दाद रसी नहीं हो रही, नई सर लेने वो के खिलाफ। क्या इतने वसाइल होते हैं, क्या इतना वक्त होता है उनके पास? बिल्कुल। वसाइल और वक्त होने के बावजूद सर दर्द लेना शायद कोई भी ना चाहे। ऐसे ही है। अब एक सर अल्लाह ने दिया, अब दर्दें इतनी कौन लेंगे? बिल्कुल। तो मैं शायद साहब एक बड़ा अहम सवाल जो वो मेरे जहन में है, जो मैं आवाम की फ़िला के लिए, उनकी बेहतरी के लिए वो मैं पूछना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। जी बिल्कुल। वो ये है कि जस्ट लाइक के हम जाते हैं मुद्दई बन के और थाने में हमारी FIR नहीं होती, हमारा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, हमारे पास जो है वो ऐसे वसाइल नहीं हैं कि जो हमें सपोर्ट कर सकें। तो आया मेरा ये सवाल है कि क्या अदालत जो है वो हमें कोई ऐसा कानून है कि जिसके तहत जो है वो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो FIR हो सकती है? इसमें थोड़ी सी ज़रा गहरी रोशनी डालें। ये बिल्कुल ज़रूर हो सकती है जी।
एक जगह से इनकार का मतलब हर जगह से इनकार कतई नहीं होता, राइट जी और सिर्फ एक जगह भी मखसूस नहीं की कानून ने। सर। अदालत को इख्तियार है कि वो ऐसी हदायत जारी कर सके। इसके लिए ज़ाब्ता फौजदारी में कुछ दफात हैं सर। बड़ी मशहूर हैं, आम आदमी को भी शायद उनसे वाकफियत हो, मेरा ख्याल है 22A 22B राइट ज़ाब्ता फौजदारी की। सर। उसमें 22A में इख्तियारात दिए गए हैं जस्टिस ऑफ पीस को। राइट सर। 22 के तहत जस्टिस ऑफ पीस जो है वो यानी कि उसका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, वो उस पर भी आता हूँ। जी उनके इख्तियारात दिए गए हैं और 22B में उनके फ़राइज़ बताए गए हैं। राइट। और जो सेक्शन 25 है जी उसके तहत अपने मनसब के लिहाज से जो सेशन जजेस हैं वो जस्टिस ऑफ पीस है। राइट सर। ज़ाहिर है उनका दायरा कार जो है वो अपने ज़िले तक होता है। जी अब वो अगर किसी को नामजद करें एडिशनल सेशन जजेस को, उनमें से किसी को भी नामजद कर दें और उनको वो पुलिस स्टेशन अलॉट करते हैं आमतौर पर। जी जस्टिस ऑफ पीस फॉर द ज्यूरिडिक्शन, अब वो जुरिडिक्शन वो उनकी इलाकाई हदूद होती है सर। ठीक है। वैसे एकेडमिकली पूरे वो जिले के होते हैं, लेकिन अगर सेशन जज उनको नॉमिनेट करता है उस जिले की खास हदूद तक, सब डिवाइड करता है, मतलब तकसीम करता है, तो उनका दायरा इख्तियार वहाँ तक होता है। राइट। अब वहाँ पे अगर फर्ज करें उस थाने मुतलका थाने में अगर कोई इनकार करता है तो आप पटिशन फाइल कर सकते हैं जस्टिस ऑफ पीस के पास। राइट। अब अगेन उसके पास वही सवाल होगा कि शराइत पूरी हो रही है कानून की कि नहीं जी। काबिल दस्तंदाजी पुलिस है, कोई जुर्म अगर है तो वो मुनासिब हदायत जारी करेगा कि FIR का इंदराज किया। शाहिद साहब, अगर हम जाते हैं हमारे बैकवर्ड इलाकों में, गांव देहात के इलाकों में, वहाँ पर पुलिस को ही बहुत कुछ समझा जाता है, और अगर कोई बंदा इस चीज़ के ऊपर FIR दर्ज करवाने ही भी जाता है तो वहाँ के SHOs या तफ्तीशी अफसरान कह देते हैं कि कोई जुर्म सरजद नहीं हुआ, हम आपकी FIR नहीं दर्ज करा रहे। तो उसके ऊपर कि क्या उस जो हमारे मुल्जिम हैं, मजलूम है, मुद्दई हैं, उनको हमें किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए और हम उनको कैसे कॉन्सिक्वेंसेस के साथ लेके आगे चल सकते हैं? देखिए ये वो पहले से मुतलका सवाल है कि एक शख्स है उसकी दाद वसी जो है वो पहली जगह पे नहीं हुई। पहली जगह बहुत अहम है क्योंकि तफ्तीशी इदारा भी वही ऐसे ही है। ठीक। अगेन उनके पास एक तरीका तो ये है जस्टिस ऑफ पीस का कि वहाँ पटिशन फाइल करें। एक दूसरा तरीका भी कानून में मौजूद है। वो सर कौन सा? वो है इस्तगासा का, जिसे प्राइवेट कंप्लेंट कहते हैं। प्राइवेट कंप्लेंट, सेक्शन सेक्शन दफा 200 है ज़ाब्ता फौजदारी। और वो कैसे की जाती है सर? वो जो मुतलका मैजिस्ट्रेट है जिसके इलाके में ये जुर्म सरजद हुआ है, इलाका मजिस्ट्रेट जिसको बोलते हैं, उसके पास एक कंप्लेंट फाइल की जाती है। ठीक हो गया। उसमें पूरे उसके हालात और वाक़यात बयान किए जाते हैं उस केस के, उस जुर्म के बारे में, और फिर वो देखता है कि वाकई ये इस केस को आगे चलना चाहिए कि नहीं। वो सरसरी शहादत करता है, उसके एक अपना तरीकाकार है उसमें प्रोवाइडेड है, एक उनके पास तरीका फिर ये है। लेकिन आम तौर पे जहाँ पुलिस की तफ्तीश ज़रूरी होती है, ऐसे है, क्योंकि एक आम आदमी खुद से बाज़ दफ़ा एविडेंस कलेक्ट नहीं कर सकता, ऐसे ही है, ठीक है ना, तो उन केसेस में ये तजवीज़ नहीं की जाती। ठीक है, वहाँ पर तरीके का ये इख्तियार किया जाता है कि हिदायत ली जाती है मजिस्ट्रेट से या कोर्ट से कि वो FIR दर्ज करें और तफ्तीश करें इसकी, और अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। लेकिन जिन केसेस में जो मुस्तगीस है, मुदई है, उसके पास तमाम शहादत खुद मौजूद है, तो उसमें एडवाइजेबल है, यानी कहा जा सकता है कि वो बराह रास्त इस्तगासा भी कर दे। ठीक हो गया। तो ये दो रास्ते तो उसके पास कानूनी तौर पे खुले। तो अली रज़ा साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी कि अगर SHO FIR का अंदराज नहीं कर रहा है, उसको इनकार कर रहा है उसको इंदराज करने से, तो मुतासरा शख्स को कौन कौन से कानूनी रास्ते मैसर हो सकते हैं इसके अलावा ऑल्टरनेट? जी, जैसा कि अभी सर ने बताया कि वो अपने मुतलका मजिस्ट्रेट के पास जाके एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। ठीक हो गया। उसके अकॉर्डिंगली उसकी सुनवाई होती है, उसमें फिर मजिस्ट्रेट जो है वो ऑर्डर करता है और नैब कोर्ट के ज़रिए
मुतलका थाने के SHO को ये ऑर्डर किए जाते हैं कि वो जो एप्लीकेंट है उसकी FIR जो है वो लॉन्च की जाए। एप्लीकेंट की FIR लॉन्च की जाए। तो शाहिद साहब, मैं आपकी तरफ एक और सवाल लेकर आती हूँ कि FIR का इंदराज करते हुए हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए सबसे ज़्यादा? ये बहुत अहम सवाल है। सबसे पहले सच्चाई, राइट सर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक शख्स जो इंसाफ का तालब है अपने लिए, क्या उस पर लाजम नहीं है कि वो दूसरे को भी इंसाफ दे, ना इंसाफी ना करे। अब ये जो हमारा कल्चर है इसमें आम तौर पर देखा गया है कि जो मुतासरा फरीक है वो अक्सर अपने जज्बात को काबू में रख नहीं पाता, इंतकामी जज्बा उभर के आता है बहुत ज्यादा। वो ये कहते हैं तो मैं मार दूंगा या मैं मर जाऊंगा, और ये कोई मकसद पूरा नहीं करता। ये जो एंगर मैनेजमेंट जिसे हम बोलते हैं ना, ये बहुत जरूरी है जबकि आप मुतासरा होते हैं, क्योंकि इसको वो दो धारी तलवार आप कह सकते हैं। राइट सर, ये किसी पे भी चल सकती है, ये आप खुद इसका शिकार बन सकते हैं। तो सच्चाई सबसे ज्यादा है। अब देखिए, एक केस ले लीजिए फिर मिसाल के तौर पे कि एक शख्स ने ए ने बी को जख्मी कर दिया। अब बी या उसका कोई दोस्त या उसका रिश्तेदार FIR दर्ज करवाने जाता है, तो वो अपने आप को इस वकूए तक महदूद नहीं रखता, वो उस पर चोरी का भी इल्जाम लगा देता जो मिलता है। अब देखिए, मजलूबी की हद तक तो वो शख्स गुनाहगार है, लेकिन चोरी की हद तक वो मासूम है। अब इसके दो नताइज हो सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी तरह से ये दोनों इल्जाम साबित करने में कामयाब हो जाए। एक शख्स को अजियत देंगे आप जो उसका मुस्तहिक नहीं था। बिल्कुल। एक इल्जाम दुरुस्त था, आपने दूसरा लगाया और आपने उसे दोहरी तकलीफ दी, ठीक हो गया। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप नाकाम हो जाएं, आप पहले में भी नाकाम हो जाएं, ये भी मुमकिन है। ये केस के फैक्ट्स बताएंगे कि आप मजलूब उसने किया था, आपने एक जगह झूठ बोला तो अदालत ने ये समझा कि दूसरी जगह भी आप झूठी बोल रहे हैं। राइट, तो आपका सारा केस गया, ठीक हो गया। बिल्कुल। हर दो तरह ये ना है। तो आपको सच्चाई से काम लेना चाहिए और होशमंदी से FIR दर्ज करवानी चाहिए। अब दर्ज करवाते वक्त जैसे एक हम यहाँ पे फर्ज करते हैं कि एक सच्ची FIR दर्ज होने जा रही है, किन किन बातों का ख्याल करना चाहिए सच? एक तो आपने वकूआ सही बयान करना है कि क्या वाकया हुआ, कहाँ हुआ, किस वक्त हुआ, किसने किया। हाँ, अगर उसका पस मंजर है, कोई मुहर्रिक है उसका, वो भी बयान करना है कि इसने इस वजह से ये किया। ठीक है। फिर उसके जो गवाहान हैं आपके पास, उनका तज़किरा भी ज़रूरी है ताकि ये ना समझा जाए कि गवाहान जो हैं वो बाद में शामिल किए गए। ठीक है, उनका जिक्र बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो FIR अपना बुनियादी मकसद पूरा करने के काबिल हो सकेगी। ठीक हो गया। अदरवाइज इसके नुकसान होने का बहुत ज़्यादा अंदेशा है। ठीक हो गया। सवाल तो शायद शबीर साहब हम आपसे काफ़ी कर चुके हैं, मगर एक अहम सवाल है कि ये जो FIR हम दर्ज करवाते हैं इसकी मुद्दत मियाद क्या होती है, इसके बारे में ज़रा रोशनी डालें, क्योंकि ये बड़ा अहम सवाल है और काफ़ी लोग हैं जो कि कानून के तालिब इल्म हैं, ये उन तक भी रसाई नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि आप जैसे माहिर कानून जो है वो इसमें कोई कंप्लीटली हमें इंफॉर्मेशन दें ताकि जो हमारे कानून के तालिब इल्म हैं उनकी भी रहनुमाई हो सके। जी सर। ये कानून ने FIR दर्ज करवाने के लिए
खुद से कोई मियाद मुकर्रर नहीं की। राइट सर। लेकिन कानून की मंशा यही है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके जुर्म होने के बाद उसकी रिपोर्ट मुतल्लिका थाने में कर दी जाए। राइट सर। ताकि ऐसा ना लगे कि वक्त हासिल किया गया और कोई कहानी घड़ी गई, कोई शहादत पैदा की गई, इसका एहतमाल ना हो। तो एक माकूल वक्त में FIR दर्ज हो जानी चाहिए, यानी वकूए की इतला हो जानी चाहिए। बिल्कुल सर। अब माकूल वक्त क्या हो सकता है? ये हर केस के अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं। जी बिल्कुल सही। अब फर्ज करें सहरा में एक वारदात होती है। जी जी। अब वहां से मुतल्लिका थाना है उसका सफर बहुत दूर है। सवारी, मुद्दई के पास सवारी कौन सी है, उस पर कितना वक्त लगेगा, तो वो हालात आपको जहन में रखने पड़ेंगे। हो सकता है उसे 2 दिन लग जाए थाने तक पहुंचने में। अब इसके बाद लाहौर शहर में एक वारदात होती है और थाना जो है वो आपसे 2-3 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर दूर है सर। वसाइल भी हैं, सवारियां भी हैं, तो इसमें टाइम फ्रेम डिफरेंट होगा। बिल्कुल सही। अगर कोई और उज़र नहीं है, फर्ज करें जिसने मुकदमा दर्ज कराना वो खुद मजरूब हो गया, जी जी, वो हॉस्पिटल चला गया, तो ये टोटलिटी है, मतलब मजमूई हालात के पेशे नजर जो माकूल वक्त होगा उसमें उसका इंदराज हो जाना चाहिए। राइट सर। अगर हम बात करें किसी का कत्ल हो जाता है, मैं जरा इसको मुकम्मल कर लूं, लेकिन ये एक आम बात है कि हो जाना चाहिए। अगर ताखीर हो और गैर जरूरी ताखीर हो जिसका कोई उज़र भी ना हो, तो वो इस्तगासा के लिए जो है वो मुनासिब नहीं रहती और उसके खिलाफ जा सकती, वो अपनी अहमियत खो देती है, खो सकती है जी। लेकिन बाज़ केसेस ऐसे जिनको हम फुली डॉक्यूमेंटेड कहते हैं, उनका ताल्लुक ही डॉक्यूमेंट से होता है, जिनसे इनकार मुमकिन नहीं होता। राइट। उनमें ताखीर बजाय खुद आपके केस के लिए नुकसानदेह नहीं होती। जैसे A ने B को चेक दिया, ऑनर नहीं हुआ, बाउंस हो गया, अब FIR के लिए वो साल बाद भी करवा सकता। राइट। इसी तरह जालसाजी है कि किसी ने मेरी प्रॉपर्टी के बारे में एक दस्तावेज तैयार कर मेरे जाली दस्तखत कर लिए, ठीक है, अब उसने हो सकता है वो 4-5 साल पहले वो डॉक्यूमेंट बनाया हो, सही, ठीक है, किसी तरह मेरे इल्म में भी आ गया हो, लेकिन मैंने उस पर मुकदमा दर्ज नहीं करवाया, ना किसी वक्त भी कर। यहाँ पे ताखीर जो है वो मेरे केस के लिए ऐसी नुकसानदेह नहीं हो सकती। राइट। लेकिन आम केसेस में जहाँ पे जुबानी शहादतें बहुत अहम होती हैं, उनमें खास ख्याल वक्त का रखा जाना चाहिए। सही। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जी शहजाद साहब, आपने जैसा कि देखा कि माहिर कानून शाहिद शबीर साहब ने बड़ी ही तफसील के साथ जो है वो हमें ये बताया कि जो केस होता है, जो ज़बानी शहादत होती है, उस केस को टाइम एट बार नहीं होना चाहिए, उसको जितनी जल्दी जो है वो उसका अंदराज, उसकी एप्लीकेशन FIR के लिए देना चाहिए, वो मौजू है। और जो डॉक्यूमेंट्री केसेस होते हैं जहां पर जैसे कि उन्होंने बताया कि कोई चेक डिसऑनर हो गया है या इसके अलावा जो है वो किसी ने जो है वो जाली दस्तावेज़ात प्रॉपर्टी के हवाले से तैयार कर ली हैं, तो उसके वो इल्म में नहीं है, मगर वो टाइम गुजर रहा है, मगर वो जब उसके इल्म में आता है तो वो चीज़ उसको हर्डन नहीं करेगी, वो उसके सबूत जो हैं जालसाजी के, वो उसके ऊपर जो है वो FIR करवा सकते हैं। तो सर मेरी ये आपसे इस्तदा है अपने चेयरमैन चौधरी मोहम्मद शहजाद साहब से कि आप अपनी कीमती राय से भी जो वो आगाही दें। जी शहजाद साहब। देखें, आप माहिर कानून हो, आप जो जिस तरीके से आपने बयान किया अकॉर्डिंग टू द लॉ जो है वो परफेक्टली एक्सप्लेन हुआ। इसमें थोड़ा सा मैं अपना इनपुट डालूंगा कि some cases are different and they are not
टेकन टू द पुलिस स्टेशन, उधर नहीं लेके जाए जाते। फॉर एग्जाम्पल, एक रेप का केस हो गया, अब उसकी एफआईआर जो है हमारे मज़हब में जो है वो एक बहुत बड़ा धचका है फैमिली को कि वो अपना केस जो है वो जाके अंदराज नहीं करवाएंगे, क्योंकि उनकी बेइज्जती हो जाएगी पूरे उनकी फैमिलीज में और दूसरी मोहल्ले में, तो वो उसको जो है वो रोक देते हैं कि पुलिस के पास नहीं जाना, हमने ये अंदराज नहीं करवाना, क्योंकि बच्ची की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। इसलिए हम जो हैं यहाँ पे हमने लोगों को ये बताना है कि वी हैव सम फीमेल अटर्नीज, दे आर एबल टू हेल्प हम आउट, क्योंकि किसी वक्त ये भी होता है ना कि वो अपनी बात को जो है जिस तरीके से बयान करना है वो बयान नहीं कर सकती, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने उससे सवालात पूछने होते हैं, इस एम्बेरसमेंट कंप्लीटली उसको एम्बेरस कर देते हैं, उसकी फैमिली को एम्बेरस करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपनी तफ्तीश जो है वो करनी है। और उसके साथ साथ जैसे आपने कहा कि एफआईआर को उसी वक्त दर्ज करवाना है, इन दिस केस आपको जो है वो बहुत जल्द से जल्द जाके दर्ज करवाना होगा, क्योंकि आपका मुलाजा भी होना है, आपका जो है उन्होंने डीएनए टेस्ट भी करना है कि इसके अंदर आया स्पर्म मौजूद हैं कि आया इसके साथ इसी तरीके से जो है वो रेप हुआ है। अगर कोई भी चीज जो है उसमें देर हो जाती है तो वो उसके सबूत खत्म हो जाते हैं, जो है उसके हर चीज जो है उसकी वक़्त खत्म हो जाती है सर। और उसको सच्चे केस को भी जो है रद्दी के टोकरे में डाल दिया जाता है कि वो जो है एक हकीकत नहीं है। तो इसलिए जो है हर चीज को जो है वो मद्देनजर रखना चाहिए। टाइम अहमियत जो है वो बहुत ज्यादा है, और किसी का जो है साथ होना, किसी फीमेल का पहले से अटर्नी जो है साथ में हो, उससे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएं और उसको जो है पुलिस के सामने जो है वो बिल्कुल नंगा ना होना पड़े। हर सवाल के ऊपर जो है वो जिस तरीके के सवालात होने हैं तो उसको जो है पहले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए कि इस तरीके से आपने जो है इसकी पैरवाई करनी है। तो ये चीज़ें जो है हर चीज़ का एक तरीका है, हर केस की एक नवैयत है और वो उसी के हिसाब से चलता है। कुछ केसेस जो हैं वो टाइम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो कि मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं कि उसने मेरी प्रॉपर्टी को जो है वो कब्जा कर लिया, जबकि उसकी प्रॉपर्टी है ही नहीं, उसके पास भी जाली पेपर है, दूसरे के पास भी पेपर। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट केसेस। ये केस की नवैयत जो है उसके हिसाब से, और किसी ये भी टाइम होता है कि पुलिस भी किसी वक्त जो है वो अंदराज करने से घबराती है, क्योंकि वो चाहती है कि हमारे इलाके में जुर्म ना हो। अगर ज्यादा कंप्लेंट्स होंगी, ऊपर से प्रेशर आ जाएगा कि तुम्हारे इलाके में बहुत सी वारदातें हो रही हैं, तुम्हारा उधर कंट्रोल नहीं है। तो इसको भी वो मद्देनजर रखते हुए किन चीज़ों को जो है वो उधर ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं पुलिस स्टेशन में, कि वहाँ पे आए, बिठाया और सुलह सफाई करवा के भेज दिया, एफआईआर नहीं हुई, और या उन्होंने जो है वो एफआईआर जो है उसको नहीं समझा मुनासिब कि भाई इसको लिखना चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से केस जो था वो जो है उसका कोई सर पैर नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो है उसको याद रखना चाहिए, कोई भी कंप्लेंट जो होती है उसको रद्द करना जो है वो पुलिस वालों का काम नहीं होना चाहिए, ये अदालत का काम होना चाहिए। जहाँ तक मेरा ये बनता है कि कंप्लेंट जो है अगर प्लेंटिफ जाता है तो डिफेंडेंट को जो है वो उसको भी चांस देना चाहिए, प्लेंटिफ को भी चांस देना चाहिए कि दोनों अपनी जो है वो राय जो है वो बयान कर सकें। इसीलिए हमने ना ये यहाँ पे जो हमारे अटर्नीज हैं
इनको दावत दी कि आए और आके लोगों को जो है वो आगाह करें इसकी अहमियत से। तो अहमियत तो बयान हो गई, और उसके साथ साथ जिन लोगों के पास ज़राए नहीं हैं कि वो अपनी कंप्लेंट है वो पुलिस में दर्ज नहीं करवा सकते, उनके पास फाइनेंसेस अवेलेबल नहीं है, तो हमने सोचा कि हम उन गरीबों की मदद करेंगे, उनकी जो है वो बाजू बनेंगे कि वो किसी जगह से अपना जो केस है उनका केस वीक ना हो। तो हम जो भी हो सकता है उनके लिए उनकी हेल्प करेंगे। सर यहाँ पर एक शॉर्ट सा आपका ओवरव्यू लेंगे क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत ज़्यादा कम, वक्त की शॉर्टेज है, इसी वजह से आपको एक ओवरव्यू चाहेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे लोग होंगे जो कि इस चीज़ के ऊपर अपना अंदाज करा सकेंगे। देखें, लोग जो अपना सच्चाई पे चल के हमारे पास आएंगे, जो सच्चे लोग होंगे और उनका एक केस जो है वो और उनके पास फाइनेंसेस अवेलेबल नहीं होंगी, हम उनका जो है हमारे इदारे ने उनकी तफ्तीश करनी है, उसकी तफ्तीश करके उसके बाद जो है हम उनका साथ देंगे पूरे तरीके से। लेकिन उससे पहले जो है हम किसी झूठे का साथ नहीं देंगे। राइट सर, आपने बहुत अच्छी बात की, और मैं ये समझता हूँ कि अब कोई ऐसी बात जो है वो छुपी नहीं रही कि जिससे हम अपने जो है वो जो आवाम है उसकी फलाह बहबूद के लिए हम जो एक मकसद के तहत हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं उन तक हम अपनी जो है ये माहिर कानून के ज़रिए अपनी आगाही जो है वो उन तक पहुंचा सकें। और आपने जिस तरह बताया है, और ये बहुत अहम सवाल है, ये बहुत अहम बात है हमारे दरमियान कि जो हमारे चेयरमैन चौधरी मोहम्मद शहजाद साहब ने बताई है कि जब भी किसी के साथ कोई भी मामला होता है उस शख्स को, वो चाहे मेल है या फीमेल है, उसके साथ अटर्नी का होना बहुत ज़रूरी है कि जब तक एक अच्छा लॉयर उसके साथ नहीं होगा, माहिर कानून उसके साथ नहीं होगा, तो वो अपनी एप्लीकेशन, अपनी FIR को सही तरह से अंदराज नहीं करवा सकेगा। तो इसके लिए जैसे मेरे चेयरमैन चौधरी मोहम्मद शहजाद साहब ने आप तक ये मैसेज दिया है कि जो सच है उसके साथ हम आज भी हैं और हमेशा रहेंगे, और इंशाअल्लाह हम आपसे भी ये जो है वो इस्तदा करते हैं और आपसे ये रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप हमारे लिए ब्लेसिंग्स भी कीजिएगा और हमारे चेयरमैन साहब के लिए खुसूसी ब्लेसिंग कीजिएगा, और हमारे जो मेहमान माहिर कानून यहाँ पे मौजूद हैं उनके लिए भी। और इंशाअल्लाह हम वक्त यकसू होकर इंशाअल्लाह आपके साथ हैं। जिसको हमारी ज़रूरत है वो 24 घंटे हमारा दरवाज़ा आपके लिए खुला है, आप उसको खटखटा सकते हैं, बल्कि खटखटाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बगैर नोक किए हुए हमारे दरवाजे में एंटर हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मैं अभी अब्दुल खालिक साहब की तरफ आऊंगी। खालिक साहब, अगर हम बात करें कि झूठी FIR दर्ज होती है, जो झूठी FIR दर्ज होती है तो उसके ऊपर क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं और क्या सजा है? देखें जी, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि जो झूठी FIR होती है उसमें जिसको मुल्ज़िम ठहराया जाता है वो सबसे पहले अपनी क्लैरिटी के लिए अपने सबूत इकट्ठे करता है। ठीक हो गया। और वहाँ पर जो बड़ा अहम जवाब हमारे चेयरमैन चौधरी मोहम्मद शहजाद साहब दे रहे थे कि कोई भी जो वाकया वकूअ पज़ीर होता है उसके लिए चश्मदीद गवाहों का होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो इस चीज़ की एविडेंस दे सकें कि हमने ये जुर्म होते हुए अपनी आंखों से देखा है। तो इसलिए ये जो झूठी FIR होती है ये तब तक मुमकिन नहीं होती जब उसमें वो डिपार्टमेंट इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। और इसके अलावा बहुत से फोरम होते हैं, जैसे कानून माहिर जो है शायद शबीर साहब ने बड़े अच्छे एक्सप्लेन किया और बड़े अच्छे अंदाज से जो है वो अली रज़ा ने भी बयान किया। तो माशाल्लाह मेरे ख्याल से ऐसी कोई भी बात अब छुपी नहीं रह गई कि जिससे जो है वो हम आवाम को उसकी मज़ीद आगाही दे सकें। तो मैं इसके साथ साथ जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ अपने चेयरमैन चौधरी मोहम्मद शहजाद साहब का कि जिनकी वसातत से और जो है उनकी स्ट्रगल से जो है वो आज हम एक अहम प्रोग्राम को जो है वो सर अंजाम दे पाए। और मैं दिल की अथाह गहराइयों से जो है वो अपने माहिर कानून जनाब शायद शबीर साहब का और अली रज़ा खालिक साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया
और इसके साथ साथ ये हमारा प्रोग्राम ये चलता रहेगा और इसी तरह हर शख्स को जो है वो ये राइट है। हमारा लैंडलाइन नंबर हमारे जो है इस जो है वो चैनल के ऊपर आ रहा है। अगर कोई ऐसा शख्स जिसकी दाद रसी को सुनने को कोई तैयार नहीं है तो वो हमारे इस लैंडलाइन नंबर पे रब्ता कर सकता है, क्योंकि हमारी शहजाद लॉ एसोसिएट में माशाल्लाह हमारे सीनियर अटर्नी जो है वो हमारे पास मौजूद हैं, जो कि हम हर तरह की जो है वो कानूनी मदद के लिए अपने उस साहिल के लिए, अपने उस शख्स के लिए जो कि इस वक्त जो अपनी प्रॉब्लम में है और उसकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, तो उसके लिए 24 घंटे 24 आवर्स जो है वो हमारा इदारा जो शहजाद लॉ एसोसिएट और शहजाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तैयार है। और इसके साथ जो है मैं ये इजाज़त चाहूँगा और साथ में मैं अपनी जो एंकर है आयशा खान, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जी आयशा। सर बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इनवाइट किया, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बातें की हम लोगों ने अपने माहिर कानूनदान से। हमने आज एफआईआर के ऊपर बात की कि एफआईआर की क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती हैं, कौन दर्ज करवा सकते हैं, कौन किस तरीके से। अगर आप हमारी और इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो आप ज़रूर हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जहाँ जहाँ जुर्म हो रहा है और जहाँ तक हमारी ये वीडियो देखी जा रही है तो बराए मेहरबानी अपने जुर्म का इंदराज ज़रूर करवाइए, चुप मत बैठिए। जैसे कि हमारे कानूनदान ने इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि एफआईआर किस तरीके से दर्ज करवानी है, क्या कॉन्सिक्वेंस है, आप किन के पास जा सकते हैं और क्या लॉ एंड ऑर्डर्स है आपके एफआईआर के ऊपर। तो बहुत शुक्रिया सर आप लोगों के वक्त का। ये हमारी जो इस वक्त माहिर कानून टीम हमारे साथ है, ये इंशाल्लाह हमेशा हमारे पाकिस्तान की आवाम के साथ है। आप कहीं पे जुर्म होता देखें और उस जुर्म को लोग छुपाने की कोशिश करें, आपने हमारे अदारे को बताना है। चेयरमैन चौधरी मोहम्मद शहजाद साहब की टीम 24 घंटे आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। इस बात के साथ इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। ये प्रोग्राम ख़त्म नहीं हो रहा, इस प्रोग्राम को नेक्स्ट भी जो है वो इसके नए कानून के साथ, नए मिसाइल के साथ इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में याद रखें, जिस तरह आयशा खान ने बताया है कि हमारे लैंडलाइन नंबर जो है वो इसके ऊपर आप अपने जो है वो जो भी मैटर है उस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।